कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से हम लोग इकोनॉमी सर्वे का नेक्स्ट पार्ट जो मतलब आज क्लास नंबर 4 देखेंगे और बिल्कुल डटे रहना है बच्चों, मेहनत करनी है। ये मत सोचना कि कितनी क्लासेस ला रहे हैं सर एक ही दिन में। 10 क्लासेस मैंने आपसे बोला है, अंडर 10 या 10 या 11 क्लासेस में हम कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा सेक्शन होता है बच्चों। हर चीज़ आप देखना PDF वगैरह खोल के देखोगे वो पढ़ने का मन नहीं करता। आप सिर्फ वो चीज़ें देखोगे जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। अब सारे फैक्ट देखे जा रहे हो, कुछ भी पढ़े जा रहे हो, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इससे बेहतर है कि जो एग्जाम की दृष्टि से हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन हो सकता है हम लोग वो कवर करेंगे, अनावश्यक चीजें हम कवर नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं बच्चों, जो हमेशा पेपर में आपको देखने को मिलेगा। आप कई 1-2 बच्चे लिख रहे थे 1-2 ही नंबर की तो आती इकोनॉमी सर्वे, 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए, उससे क्या मतलब है भाई। हो सकता है कि 5 नंबर की आ जाए। दूसरी बात, आपको कई क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं जो आपको ये पता नहीं चलता कि इकोनॉमी सर्वे से पूछा है, एक्चुअल वो इकोनॉमी सर्वे से पूछा है। इकोनॉमी सर्वे से पूछ क्वेश्चन का सिर्फ ये मतलब नहीं कि जीडीपी कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, या फिर अपने आप में किस क्षेत्र का कितना योगदान है। इसके अलावा भी जो क्वेश्चन आते हैं वो कई चीजें आपको, जैसे मैंने योग नीति लिखाता हूँ, कभी मैंने कहा MSME नीति बताता हूँ कि कितने में लागू हुई, तो सब ये वहीं के क्वेश्चन है। ठीक है, इकोनॉमी सर्वे के। तो क्लास नंबर 4 लिखना बच्चों। इसमें आपको क्या देखना है, हम लोग सबसे पहले एक यहाँ पे ULIP परियोजना चल रही है। ठीक है, ULIP प्रोजेक्ट। सबसे पहली चीज ये याद रखना, ये उत्तराखंड में किसकी सहायता से चल रही है, मतलब कौन सी एक ऐसी संस्था है जो उत्तराखंड में यूलिप बोलते हैं इसको, यूलिप परियोजना। ठीक है, ये चल रही है बच्चों ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से। इसको लिखो, एशियाई विकास बैंक की सहायता से। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि यूलिप क्या है बच्चों। देखना, बेसिकली जो ये है एक अपने आप में जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब उत्तराखंड लिवलिटी, ठीक है, यानी आप लिव कैसे, आपकी लाइफस्टाइल कैसे है, उसको इंप्रूवमेंट के लिए एक फंड है ये, और कुछ नहीं है। एक प्रकार का फंड है बच्चों। एक मतलब ये जो परियोजना है यूलिप परियोजना, एक ADB की सहायता से चलाई जा रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से, आपकी जीवन स्तर की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाता है, जैसे जो बुनियादी चीजें हैं, जैसे पेयजल है, कहीं पर बहुउद्देशीय भवन बनाने हैं, यानी मल्टीपर्पज कोई बिल्डिंग वगैरह बनानी है, या यातायात का प्रबंधन करना है शहरी क्षेत्रों में, वो काम किया जाता है। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाता है, जैसे लिख लो इसको, पेयजल, ठीक है, बहुउद्देशीय भवन निर्माण, मल्टीपर्पज जो बिल्डिंग बनती है, ठीक है, भवन निर्माण, और इसके साथ साथ जैसे यातायात प्रबंधन आदि, यातायात प्रबंधन, ठीक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो यूलिप परियोजना किसकी सहायता से चल रही है, ADB की। इसमें क्या किया जाता है, पेयजल, बहुउद्देशीय भवन, यानी जो बेसिक नीड है, यानी अपने आप में जो जरूरतें हैं, एक आधारभूत संरचनाएं होती किसी भी शहरी क्षेत्र में, उसके लिए है। आपको सिंपल याद रखना कि यूलिप परियोजना किसकी सहायता से यहाँ पर चलाई जा रही है। ठीक है, अगला लिखना बच्चों, उत्तराखंड योग नीति यहाँ पर कब मंजूरी मिली है उसको, 6 जून 2025 को। अब देखो, कई लोग कहते हैं कि एक ही क्वेश्चन आएगा इससे, अब मैंने यहाँ पे ये कवर करा दिया। उत्तराखंड योग नीति जनरली आप देखोगे कि ये इकोनॉमी सर्वे का नहीं है, लेकिन जब सरकार अपनी इकोनॉमी सर्वे प्रस्तुत करती है, उस पूरे डेटा को अगर पढ़ोगे आप, तो उसमें ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। उत्तराखंड योग नीति, उत्तराखंड अपने आप में जो सुगंध पौध नीति है, या उत्तराखंड में आयुष नीति है, MSME नीति है, तो वहां मेंशन कर रखा है। तो ये भी तो मैंने यहाँ कवर करा दिया। इसीलिए मैंने कहा मैं इकोनॉमी सर्वे किसी वैसे नहीं पढ़ाता कि आपको 2-3 क्लासेस दे दो, सिर्फ फैक्ट लिखा दो, सारी चीजें कवर करनी पड़ती हैं। जिसको समझ आ रहा होगा, मतलब जिसको लगता है कि यहाँ फायदा हो रहा है, वही इन क्लासेस को कवर करना बच्चों। अदरवाइज आपके पास समय भी कम है, सिलेबस आपका बहुत है, और चीजें भी आपको क्या करनी है, कवर करनी है। अगला लिखना, 2025-26 में तीलू रतौली पुरस्कार कितनी महिलाओं को मिला, 13 महिलाओं को। अब आप कहोगे इकोनॉमी सर्वे, फिर यहां कहां से क्वेश्चन आया, यही बात है बच्चों। ठीक है, तीलू रौतेली पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार कितने महिलाओं को मिला, 13 महिलाओं को। तीलू रौतेली पुरस्कार जो मिला कितने महिलाओं को दिया गया 2025-26 के लिए, 13 महिलाओं को दिया गया, ये भी कवर करना। अगला लिखना बच्चों, पहला SDG इंडेक्स निकाला इसने इस बार, किसने, जो हमारा यहाँ पे नियोजन विभाग है बच्चों। ठीक है, लिखो उत्तराखंड का पहला SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, इंडेक्स, यानी उत्तराखंड का पहला SDG इंडेक्स निकाला। और ये निकालता कौन है बच्चों, ये निकालता है नियोजन विभाग की एक विंग है,
यानी नियोजन विभाग जो आपने सुना होगा, योजना आयोग, मतलब योजना विभाग, हमारा नियोजन विभाग, उसकी एक विंग है बच्चों, उसका नाम है क्या, CPPGG, ठीक है। ये योजना आयोग की विंग CPPGG द्वारा लिखो, इसमें लिख लेना योजना आयोग की विंग CPPGG द्वारा इसको पहली बार मतलब क्या निकाला गया, इसको निकाला गया, ठीक। अगला लिखना बच्चों 38वें राष्ट्रीय खेल कब से कब तक हुए थे, क्योंकि पिछली बार हुए तो सारा लिखेगा वो, ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड ने इसकी मेजबानी की थी, और कब से कब तक हुए थे आपको पता है, ये हुए थे बच्चों 8 जनवरी से लगभग कितना 14 फरवरी तक। तो इसको लिखना आप लोग, इसकी डेट लिख लो, ये 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक, ठीक है। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक, ठीक है। ये गेम हुए थे, और 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने टोटल जो पदक जीते थे बच्चों, इस वाले में लिखो उत्तराखंड के पदक 107। उत्तराखंड ने कितने पदक जीते, 107 यहाँ पे टोटल पदक जीते उत्तराखंड ने। और इन पदक तालिका में उत्तराखंड बच्चों 7th पोजीशन, सॉरी 103 पदक करना है, 107 मत करना, 103 पदक करना, ठीक है। इसको करेक्ट करना। उत्तराखंड ने कितने पदक जीते, 103 पदक जीते, और इन पदक तालिका में 103 के साथ उत्तराखंड की जो अपनी यहाँ पर पोजीशन रही, पिछली बार तो बहुत पीछे था 2000 उसमें, इस बार 7th पोजीशन में आया बच्चों, जिसमें से 24 कह रहे थे गोल्ड, ठीक है। कितने पोजीशन पे था, 7th पोजीशन। उत्तराखंड की पोजीशन कौन सी थी, 7th थी, और 24 क्या मिले उत्तराखंड को, गोल्ड, ठीक है। 24 गोल्ड के साथ, ये याद रखना। तो ये देखो, अब ये इकोनॉमी सर्वे का लगेगा नहीं आपको, लेकिन ये चीजें मेंशन की है, इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें योजनाएं कौन सी कवर करनी है, क्या करनी है, सब इसी से क्लियर होती हैं चीजें, क्लियर क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान से समझना। अगला लिखना बच्चों, क्योंकि जो यहां से क्वेश्चन आते हैं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में किस क्षेत्र का कितना योगदान रहा, वो उप क्षेत्र का वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। वो भी हमें क्या करना है, कवर करना है। अगला लिखना बच्चों आप लोग यहाँ पर, उत्तराखंड सरकार ने एक यहाँ पे अपने आप में एक पहल की है बच्चों, अपनी सरकार पोर्टल। आपको पता होगा ये पोर्टल किस चीज के लिए है, अपनी सरकार पोर्टल, ठीक है। अपनी सरकार पोर्टल, ये बेसिकली बच्चों नागरिक सेवाओं के लिए है। कई सर्विसेज आपको ऑनलाइन इस पोर्टल पे जाके मिल जाएंगी। पहले क्या होता था, जैसे आप किसी चीज़ को, आपने EWS सर्टिफिकेट बनाना है, आपने स्थायी निवास बनाना है, आपने आय प्रमाण पत्र बनाना है, आपने जाति प्रमाण पत्र बनाना है, तमाम प्रकार के सर्विसेज के लिए आप इधर उधर भटकते थे, ध्यान होगा आपको, कभी कहीं जाओ कभी कहीं, सब ऑफलाइन बनता था। अब क्या है आज की डेट पे, अपनी सरकार पोर्टल में आप रजिस्ट्रेशन करते हो या लॉग इन करते हो, आप किसी कैफे के मीडियम से या खुद अपनी आईडी जनरेट करके, वहां से, खुद तो नहीं होगा, मुझे लग रहा है CSC सेंटर वगैरह जाना पड़ता है, वहां से आप उन सुविधाओं का लाभ ले लेते हो। तो अपनी सरकार पोर्टल का उद्देश्य क्या है ये पता होना चाहिए। ये है बच्चों नागरिक सेवाओं हेतु, क्या है, नागरिकों की सेवाओं हेतु, नागरिक सेवा केंद्र, ठीक है। अपने नागरिकों को सेवा देने के लिए ये है। इसकी आप शुरुआत बता देना, अगर आप इसमें कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो आप इसकी शुरुआत बताना कब से हुई थी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखा अपनी सरकार पोर्टल की शुरुआत कब से हुई थी, इसको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक। अब बच्चों, क्योंकि अपनी सरकार पोर्टल इसलिए चर्चा में रहा, भारत सरकार द्वारा देश भर में बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में इसको पहचान मिली है। यानी हाल ही में क्या हुआ था बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसको बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में इसको पहचान मिली, ठीक है। तो लिखो भारत सरकार द्वारा इसे बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में पहचान दी गई। BP मतलब ब्लड प्रेशर मत लिख देना, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में कि यार हाँ, उत्तराखंड में अपनी सरकार पोर्टल चल रहा है, एक अच्छी सेवा ये है, वास्तव में है भी बच्चों, ठीक है। तो वहां से इसको, क्योंकि इसमें ऐसा भी नहीं कि पहले कितना समय लग जाता था, किसी के पास जाओ, पटवारी के पास जाओ, वो समय लेता था, उसके बाद अगले स्टेप पे जाओ, तहसीलदार समय लेता था, कई मामलों में SDMs के पास जाना पड़ता था, वहां समय लगता था। अब हर किसी के लिए टाइम निर्धारित है भाई, इतने टाइम के अंदर आपने करना ही करना है, वो कंप्यूटर में ऑनलाइन सारा दिख जाएगा, नहीं दिखेगा तो उन्हीं पे बात आएगी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में पहचान दी, ठीक। अगला लिखना बच्चों, इसमें जो यहाँ पर राजस्व न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है, जिसमें एक पोर्टल बना रखा है, उसका नाम है RCMS पोर्टल का उद्देश्य लिखो, RCMS पोर्टल का उद्देश्य, RCMS पोर्टल का उद्देश्य, इसका लिखना बच्चों राजस्व ग्रामों का कंप्यूटरीकरण, ठीक है। क्या लिखोगे, राजस्व ग्रामों का कंप्यूटरीकरण।
जितने भी बच्चों राजस्व ग्राम हैं उनके कंप्यूटरीकरण के लिए एक पोर्टल चलाया गया है बच्चों, उसको बोलते हैं क्या, राजस्व ग्राम या राजस्व न्यायालय करना है इसको, ठीक है, राजस्व न्यायालयों का कर देना है इसको, जितने भी न्यायालय हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उनकी जो फाइल्स वगैरह, अब चीज़ें ऑनलाइन होंगी, ऑनलाइन अप्लाई वगैरह RCMS पोर्टल के माध्यम से, ठीक। इसी तरीके से बच्चों भारत सरकार ने मोस्ट इंपोर्टेंट करना है, नक्शा प्रोजेक्ट चला रखे हैं। क्या चला है? नक्शा प्रोजेक्ट। अब आप बताओ कौन कह रहा था उसमें फिर से हाजिरी देना कि एक दो क्वेश्चन ही तो आएंगे इससे। अरे भाई एक दो क्वेश्चन आएंगे तो नक्शा प्रोजेक्ट का क्वेश्चन कहाँ से लगाओगे इसको? मतलब ये तो आपको पेपर में तो देखा जाएगा। आपने कहा यार भारत सरकार का एक नक्शा प्रोजेक्ट है, चलो आपको आए ना आए, भगवान करे आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए अगर पेपर में आता है। तो कई बच्चे ये सोचेंगे कि यार तो जनरल क्वेश्चन है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आर्थिक सर्वे में सारी चीज़ें कवर रहती है सरकार की ओर से। हम सिर्फ आर्थिक डेटा न पढ़ते हुए सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार क्या कर रही है। अब मैंने आपसे यही पूछ दिया, मेरा जैसा एग्जामिनर होगा, मुझे पक्का अगर आपको फंसाना है तो मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा कि भारत सरकार द्वारा नक्शा प्रोजेक्ट के तहत या तो क्या कार्य किया जा रहा है। अगर नक्शा प्रोजेक्ट में आप तुक्का लगाने वाले बन जाओगे, आप समझ भी सकते हो कि ऑप्शन देखिए इसमें ये आंसर हो सकता है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा नक्शा प्रोजेक्ट के अंदर भारत सरकार ने उत्तराखंड के इनमें से किन स्थानों को शामिल किया है, वहीं पर आत्मा परमात्मा के पास चले जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं तैयारी करनी है, एक मैनर से करो, एक सही तरीके से करो, चीजें आपके खराब न जाएं। चीजें जितनी हो एग्जाम में, जितना बेहतर आप प्रदर्शन करोगे उतना आपको, मतलब जितना अच्छा पढ़ोगे उतना बेहतर आपका परफॉर्मेंस होगा। नक्शा प्रोजेक्ट कुछ नहीं बच्चों, शहरी भूमि की पहचान के लिए है कि आखिर जो शहरी क्षेत्रों में, देखना ग्रामीण के लिए नहीं है, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में हितधारक जो होता है, यानी जिस व्यक्ति की भूमि, शहरी भूमि की पहचान हेतु, जैसे आप हैं, आप कोई पर्सन है, ये देखा जाएगा कि हितबद्ध व्यक्ति को उसका कितना उसका है हिस्सा, कौन सा है, कहीं उसकी जमीन किसी ने वो तो नहीं की है, कब्जाई तो नहीं है, या कोई दूसरा उसमें कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो गया। तो जो हितबद्ध व्यक्ति है, जिस इंसान की वास्तव में एग्जैक्टली जमीन है, उसको मिलना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार ने एक नक्शा प्रोजेक्ट चलाया गया, पायलट प्रोजेक्ट। इसमें उत्तराखंड के 4-5 स्थानों को शामिल किया गया बच्चों। इसमें क्या है, हरिद्वार का भगवानपुर है, टिहरी से नरेंद्र नगर है, इसके अलावा उधम सिंह नगर वगैरह से किच्छा और अल्मोड़ा, ठीक है। तो लिखो इसमें उत्तराखंड के निम्नलिखित शहर इसमें शामिल किए गए हैं। हरिद्वार का भगवानपुर लिखो, ठीक है। उसके अलावा टिहरी का नरेंद्र नगर लिखो, ये पता होने चाहिए कहाँ है, ठीक है। और किच्छा लिखो कहाँ का, उधम सिंह नगर का। और लास्ट लिखो अल्मोड़ा, अल्मोड़ा सिटी, ठीक है, अल्मोड़ा शहर भी इसमें शामिल किया गया। तो 4 शहर है बच्चों। अब बताओ ये क्वेश्चन कहाँ से लोगे, ठीक है। मैं तो भाई अगर मेरे से क्वेश्चन बनाओगे, मैं ये क्वेश्चन पक्का डाल दूंगा उसमें कि उत्तराखंड भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है नक्शा प्रोजेक्ट के संबंध में इनमें से कौन से कथन गलत हैं या कौन से कथन सही है। पहला स्टेटमेंट दूंगा, नक्शा प्रोजेक्ट ग्रामीण क्षेत्रों में हितबद्ध व्यक्ति की भूमि पहचान हेतु चलाया जा रहा है, वहीं पर आत्मा परमात्मा के पास। तुक्का लगाने के लिए माहिर, क्वेश्चन नंबर 1 टिक लगा दिया, ये ध्यान नहीं रहा कि शहरी क्षेत्र का आंसर था, वहीं पे काम खत्म, ठीक है। तो एग्जामिनर इतना टफ नहीं पूछता जितना आप सोचते हो। वो आपको टफ इसलिए लगता है क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं होता एक तरीके से। तो इसलिए अभी भी जाग जाओ, अभी भी समझ जाओ, चीजें सही से क्या करनी, कवर करनी है, ठीक है। अगला लिखना है बच्चों, अर्थव्यवस्था में जो क्षेत्रों का योगदान है, यहां से पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको करा चुका हूं, एक बार फिर से मैं इसको लिखूंगा और इसके साथ इनके अंतर्गत में जो उपक्षेत्र है वो बताऊंगा, ठीक है। लिखो क्वेश्चन लिखना, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना यहां से आप लिखो, अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों का योगदान 25-26 के अंतिम अनुमान के अनुसार। लिखो वर्ष 2025-26 के अंतिम अनुमान के अनुसार, जो फाइनल आया है, ठीक है, अंतिम अनुमान के अनुसार अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों का योगदान, अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों का योगदान, ठीक है, तीनों क्षेत्रों का योगदान। पहला लिखो बच्चों प्राथमिक क्षेत्र, जिसको जनरली क्या कहते हैं, कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं बच्चों द्वितीय क्षेत्र, यानी इसको बोलते हैं विनिर्माण क्षेत्र। और तीसरे को बोलते हैं बच्चों तृतीय क्षेत्र, इसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र। तृतीय मतलब सेवा क्षेत्र है, बेसिकली इसको इस नाम से जाना जाता है। द्वितीय को बोला जाता है विनिर्माण क्षेत्र, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा योगदान ये। अब देखना किस क्षेत्र का कितना योगदान है। मैंने बताया था आपको प्राथमिक का बच्चों 9.59 है और उसका है 39.95। ये कितना है 9.59%, इसका है 39.95%, ठीक है। और लास्ट वाले क्या है बच्चों तृतीय क्षेत्र का, वो है 50.46%। तो सर्वाधिक योगदान जो आता है अर्थव्यवस्था में किसका है,
सेवा क्षेत्र का। यदि उत्तराखंड की इकोनॉमी में 50 है, ठीक है, उत्तराखंड की इकोनॉमी में अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो आपको पता होना चाहिए तृतीय सेवा क्षेत्र का। अब इसी के अंदर कौन से उपक्षेत्र हैं, प्राथमिक के अंदर भी कौन से उपक्षेत्र हैं, ये हेडिंग लिखना आप लोग, उत्तराखंड मतलब ये। अब देखो प्राथमिक क्षेत्र में भी कई होंगे, इसके अंदर उपक्षेत्र कौन कौन से सर्वाधिक योगदान वाले वो लिखना है। कृषि, पशुपालन, वानिकी एवं लट्ठा बनाना, ये टॉप है इसमें, ठीक है। प्राथमिक के अंदर कौन से उपक्षेत्र सर्वाधिक है, प्राथमिक के अंदर भी सर्वाधिक कृषि का योगदान है, सर्वाधिक लिख रहा हूं, ठीक है। इसके बाद लिखना कृषि, कृषि के बाद नीचे बच्चों लिखो पशुपालन, पशुपालन, फिर लिखो वानिकी एवं लट्ठा बनाना, फॉरेस्ट्री, वानिकी एवं लट्ठा, और लास्ट लिखो खनन एवं उत्खनन, ठीक है, खनन एवं उत्खनन, ठीक, यानी माइनिंग। तो खनन वो इसका डेटा नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक, आपको क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछेगा कि मैं खनन लिखूंगा, दिख जाएगा आपको, दिख जाएगा शायद इतने में ना, चलो जो भी है, नहीं भी दिखेगा आप लास्ट वाला लिखो, फर्स्ट सेकंड तो ये ऐसे लिखना है, ऐसे चल रहा है, ठीक है, और एंड वाला मैंने यहां लिख दिया खनन एवं उत्खनन, खनन एवं उत्खनन। तो अगर क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, कृषि का, फिर किसका है, पशुपालन का, फिर किसका है, वानिकी एवं लट्ठा, खनन एवं उत्खनन, ये टॉप 4 हैं। और नॉर्मली अगर पूछता है कि इनमें से सबसे ज्यादा किसका योगदान है, तो होगा बच्चों सेवा क्षेत्र का। अब इसी प्रकार से द्वितीय क्षेत्र आता है बच्चों विनिर्माण, इसके अंदर किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो ये पूछेगा आपसे। इसमें बच्चों विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति, ठीक है, सबसे ज्यादा योगदान है विनिर्माण का द्वितीयक में। विनिर्माण क्या होता है समझे ना, मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कच्चा माल इंडस्ट्री में जाके जो तैयार होता है वो वाली जो प्रोसेस है, ठीक है, विनिर्माण। दूसरा है निर्माण, निर्माण सोचते हैं कंस्ट्रक्शन काम जो होते हैं, कोई बिल्डिंग का निर्माण, कोई रोड का निर्माण, ये सब चीजें, ठीक है। तीसरा लिखो विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति, ये पूरा एक है, ठीक है, गैस एवं जलापूर्ति, जलापूर्ति, ठीक है, ये मेन है, मतलब आपके विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति, ये तीसरा है। और चौथे का इतना लिखने की जरूरत है नहीं आपको, अदर चीजें आएंगी। तो तीसरा आता है बच्चों तृतीय क्षेत्र का उपक्षेत्र। इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है समझे इस वाले में, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, किसका कम है। तो पहले में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में, कवर समझ जाओगे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने उपक्षेत्र का योगदान लिखे, ये उपक्षेत्र के योगदान है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो द्वितीय क्षेत्र है उसके किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, किसका सबसे कम है। तो इस तरीके से आपको चीजें क्या करनी है, कवर करनी है, ठीक है। अंतिम आता है बच्चों आपका तृतीयक या सेवा क्षेत्र, इसके अंदर सर्वाधिक बच्चों व्यापार, होटल और जलपान गृह, ठीक है, 37% तक इसका योगदान है। देखो व्यापार, होटल और जलपान गृह, यानी सबसे ज्यादा योगदान अगर तृतीय क्षेत्र के उपक्षेत्र में आता है वो आता है बच्चों व्यापार, होटल एंड जलपान गृह, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों परिवहन, भंडारण, संचारण, क्या लिखोगे, परिवहन या भंडारण लिखो, परिवहन, भंडारण जो स्टोरेज, संचारण, ठीक है, इसका सबसे ज्यादा योगदान है दूसरे नंबर पर। तीसरे में लिखोगे बच्चों अपने आप पे क्या, स्थावर संपदा, आवास एवं स्वामित्व, व्यावसायिक सेवाएं, ठीक है, लिखो स्थावर संपदा, ठीक है, क्या लिखोगे आप लोग, स्थावर संपदा, संपत्ति, इसके यहाँ लिखो आवास, मतलब स्थावर संपदा कौमा आवास का स्वामित्व व व्यावसायिक सेवाएं, आवास का स्वामित्व, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं, व्यावसायिक सेवाएं लिखना, ठीक है। अब देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर सीधे क्वेश्चन पूछता है तब तो ये हो गया, इसके अंदर उपक्षेत्र पूछता है तो ये क्रम चलेगा। प्राथमिक के अंदर कृषि, पशुपालन, वानिकी एवं लट्ठा बनाना, द्वितीय के अंदर विनिर्माण, निर्माण और विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति, और तृतीय के अंदर व्यापार, होटल और जलपान गृह। बाकी तो कुछ नहीं, पहले वाले को आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, पहला वाला जो है 35.50% के आसपास लगभग है, यानी जितना भी हमारा प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है इतना। अब इतना मतलब हो गया, कई लोग ऐसे भी हैं विद्वान कहेंगे ये तो 9.59 लिखा है तो यहाँ 35 कैसे हो गया। बच्चों 9.59 की जो भी वैल्यू होगी पूरी अर्थव्यवस्था में, सपोज 9.5 जैसे 100 रुपए की हमारी टोटल अर्थव्यवस्था, यानी ये और ये मिला के 100 रुपए की अर्थव्यवस्था मानो, उसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9, 9.5 रुपए है, ठीक है।
उस 9.5 का 35.5%, ये वाला। अब 9.5 का 35.5% कितना होगा, लगभग 3 के आसपास होगा, 3 रुपए के आसपास, 2.5 पौने 3 जो भी आएगा वो योगदान है कृषि का, ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा विनिर्माण क्षेत्र का, पहला याद रखना है बच्चों, विनिर्माण क्षेत्र का है 65.68%, 65.68%। और लास्ट है बच्चों व्यापार, होटल एंड जलपान गृह, उसका है अपने 37.25%, ठीक है, 37.25%, क्योंकि जो सबसे ज्यादा वाले वो लिखा है मैंने। तो आपको ये पूरा फ्लो एक चार्ट याद रखना है कि प्राथमिक का कौन सा है, द्वितीयक का कौन सा है, तृतीयक का कौन सा है, ये आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है। अगला लिखना है बच्चों जो आपको पता होना चाहिए, जो हमारी यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय है या जीडीपी, कवर हो जाएगा ना, इसी से क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, आप लोग जानते भी हैं, पहले आया भी है। अब ऐसा भी नहीं कह सकते हो कि सर क्या पढ़ा रहे हो, हमारी तो जो है आत्मा वहीं पे परमात्मा के पास चली जाएगी, इतना कैसे याद करेंगे। याद करोगे या नहीं करोगे ये आप पे डिपेंड करता है। और मैं तो कह रहा हूँ कि हैबिट तो है ही आपको पढ़ने की, आप कितना याद कर सकते हो मुझे पता है आपकी कैपेसिटी। समझो ना समझो, याद करने में आपका कोई तोड़ नहीं है बच्चों। आपके बराबर याद करने वाला शायद ही कोई होगा इस पूरी सृष्टि में, पूरी यूनिवर्स में, क्योंकि याद करने के मामले में नंबर 1 अगर किसी का स्थान आएगा तो वही ग्रुप सी की तैयारी करने, क्योंकि फैक्ट पढ़ने की आदत बहुत है, इसलिए मुझे पता है कि आप याद कर सकते हो, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। अगला लिखना है बच्चों आपको, नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे पर कैपिटा इनकम, ठीक है, आज लास्ट पढ़ा रहा हूँ मैं इसको, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय लिखनी है, ठीक है। 2025-26 का जो एडवांस, दो चीजें आती हैं, देखो कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं 2025-26, यहाँ पे लिखो अग्रिम अनुमान, अग्रिम का मतलब होता है एडवांस, ठीक है, ये है अनुमान। अब आप कहोगे अनुमान क्यों लिखा, देखो बजट ये जब आर्थिक सर्वे बन रहा होगा तब ये नवंबर दिसंबर में तैयार हो रहा होगा, ठीक है, उन दिनों लिख रहे होंगे, अनुमान लगाते हैं कि अग्रिम इतना, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर कब तक है, 31 मार्च तक। बजट का पेश हो गया था इस बार, आपको ध्यान होगा, ये 8, 9, 10 के आसपास पेश हुआ था, अगर ध्यान अगर है या नहीं है, 9 से 13 मार्च के आसपास तो था ना बजट। और ये बनता कब है, लगभग नवंबर दिसंबर जनवरी में बना होगा, तो 2-3 महीने का डेटा कहाँ से जाएगा। इसीलिए पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो होता है उसको बोलते हैं अग्रिम अनुमान, इसीलिए लिखा जाता है, ठीक है। तो हम जो अनुमानित है हमारा वो है बच्चों 2,73,921 रुपये, कितना, 2,73,921 रुपये, ठीक है, यानी 2,73,000 यानी 2,74,000 रुपये। अगर याद करना है तो याद करने के लिए आपका ट्रिक है 2.74 लाख, ठीक है, 2,74,000 रुपये, ठीक, ये आपका किसके लिए हो गया, याद करने के लिए, लगभग इतना है। और इससे पहले का बच्चों वो होता है 2024-25 में कितना था ऐसा अनुमान, 250,736, ठीक है, 2024-25 में ये अनुमान था 2,50,725, ठीक है। तो वैसे जनरली क्वेश्चन आपका यही आता है कि वर्ष 2000 जो मतलब 736 कर दो इसको, वर्ष 2025-26 के आर्थिक सर्वे के अनुसार उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित है, तो 273, 24-25 में कितना अनुमानित था, 250। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन बनता है। तो ये अच्छे से एक बार कवर कर लेना ये चीज़ें, क्योंकि पेपर के में बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट रहने वाले हैं और हमेशा रहते भी हैं, ठीक है, ये कवर करना। कल भी क्लास आएगी, ठीक है, यही मत समझना संडे मंडे हैं, अब नहीं छोड़ने वाला हूँ आपका जब तक एग्जाम नहीं होता है, रेगुलर क्लासेज आएंगे, रेगुलर बेसिस पे क्लासेज आएंगे, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आप याद करेंगे क्या, आप कर लेंगे, मुझे बताएं। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।